बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब एक बदकार औरत ने एक शरीफ नौजवान से सना किया तो उस औरत के साथ क्या वाक़या पेश आया, ये सुनकर आपकी चीखें निकल जाएंगी। मैंने अपने दोस्त की मुश्किल को देखकर उसकी दुकान संभालने की हामी तो भर ली थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मुझे किस अजाब में डालकर 20 दिन के लिए गांव जा चुका है। वो पान की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन जिस इलाके में थी वहाँ कैसे लोग रहते हैं उसका मुझे इल्म नहीं था। मेरे होश उस वक्त उड़े जब रात के 2 बजे एक जवान खूबसूरत लड़की गाड़ी से नीचे उतरी, सुर्ख फैंसी मैक्सी और तेज़ मेकअप किए मेरी दुकान की जानिब झूलते और लड़खड़ाते कदमों से पहुंची। उसकी आंखें नशे से चूर थीं और चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा शराब पी चुकी है। मैं उस वक्त अकेला ही दुकान पर बैठा था। उसने सामने रखे शीशे के मेज़ पर जोर से हाथ मारा। अबे और जल्दी से एक सिगरेट निकाल के दे। उसका बेबाक सा लहजा मुझे घबराने पर मजबूर कर गया था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में किसी लड़की को इस तरह तैयार नहीं देखा था। मैंने नज़रें झुका ली। एक लड़की को मैंने आज तक इस लबो लहजे में बात करते नहीं देखा था, और उस पर सिगरेट। मैं बुरी तरह से सटपटा गया। मुझे ठीक से ये नहीं मालूम था कि अनवर की दुकान पर सिगरेट कहाँ से रखे हैं। मैं जल्दी से इधर उधर सिगरेट ढूंढने लगा। फिर मुझे सामने ही सिगरेट का पैकेट नज़र आ गया। मैंने जल्दी से उससे उजलत में एक सिगरेट निकाल कर दिया। उसने वो अपने लबों पर ले लिया और फिर मुझे घूरने लगी। मैं उसकी नज़रों का मफहूम समझ ही नहीं पाया। सिगरेट क्या तेरा बाप जलाएगा? वो गुस्से से फनकार कर बोली। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं जब्त कर गया और सामने रखे लाइटर को जलाकर उसका सिगरेट सुलगा दिया। वो धुएं के मरगूले उड़ाते हुए न जाने किसको गालियां बक रही थी। कमीना खबीस का बच्चा, पैसे देते हुए जान जाती है इन रईसजादों की। औरत को मुफ्त की जागीर समझ रखा है। कहता है अपना भाव मत बढ़ाओ। वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी और साथ ही साथ सिगरेट के कश भी लगा रही थी। मुझे अभी तक समझ नहीं आया था कि रात के 2 बजे अकेली लड़की इस तरह यहाँ क्या कर रही है। मुझे उसके आगे पीछे कोई नज़र नहीं आया था। जिस गाड़ी में वो आई थी वो गाड़ी उसे छोड़कर वापस जा चुकी थी और अब वो अकेले ही मेरी दुकान पर खड़ी थी। ये मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा था जब आधी रात को मैं किसी हसीना के साथ तन्हा था, लेकिन मेरे अंदर की पाकीज़गी ने मुझे उसकी तरफ निगाह उठाने से भी रोक दिया था। मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि या खुदा जल्द से जल्द ये बला यहाँ से चली जाए। मुझे तो अपनी इज़्ज़त का खौफ सताने लगा था, क्योंकि जो ज़बान में इस्तेमाल कर रही थी उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसे अपनी इज़्ज़त का कोई लिहाज नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज़्ज़त का बहुत ख्याल था। कुछ देर बाद वो खुद ही लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गई। उसके जाने के बाद ही मेरी सांस में सांस आई थी और मैं सोचने लगा कि अनवर ने ये मुझे कहाँ फंसा दिया है। दुकान की चाबियाँ मेरे हवाले करते हुए उसने ताकीद की थी कि दुकान सारी रात खुली रहेगी और सारा दिन दुकान बंद रखना। और ये पहली ही रात थी जिसमें मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैं उस इलाके में पहली दफ़ा आया था और जब अनवर ने मुझे ये बताया कि रात को दुकान चलेगी तो मुझे लगा कि शायद कोई पौश इलाका है जहाँ अमीर लोग रातों को भी घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन इस लड़की को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कोई पौश इलाका नहीं, बल्कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ रातें जागती हैं और दिन सोते हैं। मैंने सोचा था कि अनवर को फ़ोन लगाऊंगा और उसे मना कर दूंगा कि मैं मज़ीद उसकी दुकान की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं सिर्फ एक लड़की की वजह से कैसे पूरे मोहल्ले के बारे में राय काम कर सकता हूँ। इस इलाके में इतने बड़े बड़े घर बने हुए थे, ज़रूरी तो नहीं है कि सब घर वाले ही एक जैसे होते, और फिर आजकल की तो अमीरज़ादियाँ भी बिगड़ी हुई होती हैं। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि मैं दंग रह गया। रात के 2:30 बजते ही उस इलाके में दिन निकल आया था और मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि तकरीबन हर बंगले में ही रोशनियाँ जल चुकी थीं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इलाके के मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल होकर उन बंगलों का रुख कर रही थीं।
जहाँ से आती तबले की थाप ने रात की तारीकी को पूरी तरह चीर दिया था। और मुझे ये समझने और जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था कि मैं कहाँ बैठा हूँ और यहाँ आधी रात को पान की दुकान क्यों खोली जाती है। मैंने सारी उम्र बहुत इज्जत से गुजारी थी और उम्र के इस हिस्से में जब मैं पूरी तरह जवान हो चुका था, अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगवाना चाहता था। सबसे बढ़कर तो ये कि यहाँ बैठकर मेरा ज़मीर मुझे कचौके लगा रहा था। मेरा बस चलता तो मैं फ़ौरन दुकान बंद करके यहाँ से गायब हो जाता, लेकिन अनवर ने हाथ जोड़कर मुझसे इल्तिजा की थी कि जब तक वो वापस नहीं आता मैं एक दिन के लिए भी दुकान बंद ना करूं। दरअसल ये अनवर की ज़ाती दुकान नहीं थी, बल्कि वो किसी के लिए काम करता था और उसे एक दिन की छुट्टी की भी इजाज़त नहीं थी कि अगर एक दिन की भी छुट्टी करता तो उसे इस दुकान से निकाल दिया जाता। अनवर बहुत मजबूरी में गांव से यहाँ आकर नौकरी करता था क्योंकि उसकी बहन को कैंसर था। उस वक्त भी वो अपनी बहन की बिगड़ी हुई तबीयत की वजह से ही गांव भागा था और उसकी यही सारी परेशानियां देखकर मैंने उसकी दुकान की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। लेकिन अब मैं बुरी तरह पछता रहा था। हर थोड़ी देर बाद दुकान पर कोई ना कोई ग्राहक चला आता और उस ग्राहक की हालत देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास होता। नशे में झूलते मर्द और अपनी हालत से बेनियाज लड़कियां जब किसी बंगले से हाथों में हाथ डालकर बाहर निकलते और गाड़ी में बैठकर जाने लगते तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल जाती कि मैं कहाँ बैठा हूँ और अपनी आंखों से क्या होते देख रहा हूँ। लेकिन इस सारी रात में एक पल के लिए भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं खुद भी कभी इस गंदगी का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाऊँगा। तो पहली रात ऐसी ही गुजर गई थी और फजर की अजान पर सारे बंगलों की बत्तियाँ गुल हो गई थी। मैंने भी दुकान को ताला लगाया और नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद पहुँच गया, लेकिन सारा वक्त नमाज के दौरान भी मेरा दिल बेकरार रहा। ऐसा लग रहा था कि मेरी तवज्जो नमाज में नहीं बल्कि कहीं और है। मैंने आज तक खुद को इतना बेसुकून नहीं पाया था। सारी रात मैंने जिस तरह का गुनाह होते अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद मुझे शायद इतनी आसानी से सुकून मिलने वाला नहीं था। नमाज से फारिग होते ही मैंने मस्जिद के अहाते से निकलकर अनवर को फ़ोन मिलाया, लेकिन अनवर का फ़ोन बंद जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि मुझे जैसे तैसे करके अनवर से रब्ता करना था और उसे बताना था कि मैं मज़ीद उसकी दी गई जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं घर वापस लौट आया, लेकिन मुझे घर आकर भी नींद न लगी, बल्कि रात भर ही लड़की मेरी आंखों में घूम रही थी जिसमें ना शर्म थी ना ही हया। मैंने एक नज़र अपनी मासूम सी बहन पर डाली जो जाए नमाज पर बैठी उस वक्त कुरान की तलावत कर रही थी। सारा दिन भी ऐसे ही बेकरार गुजर गया और अनवर का फ़ोन ना मिल सका। जब रात की तारीकी बढ़ी तो ना चाहते हुए भी मुझे दुकान का रुख करना पड़ा। मैंने रात के 11 बजे के करीब दुकान खोली थी, लेकिन 2 बजे से पहले ना ही लोग आते थे और ना ही किसी बंगले में रोशनी होती थी, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। लेकिन रात के 2 बजते ही दिन का समा हो जाता और ऐसा लगता जैसे कोई शादी की तकरीब चल रही हो। मैं सर झुकाए खामोशी से बैठा अपने काम में लगा हुआ था कि जब 3 बजे के करीब वही लड़की दोबारा से मेरी दुकान पर चली आई। उसने काले रंग की बहुत तंग सी फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों पर ही ख़त्म हो गई थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखें बता रही थीं कि वो आज भी नशे में है। काउंटर के शीशे पर उसने 1000 का नोट रखा और कहने लगी, चल आज तू अपने हाथों से मेरे लबों पर सिगरेट लगा दे। उसकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई और मैंने निगाह फेर ली। वो जोर से हंसी और कहने लगी, अनवर अपनी जगह किसी नमूने को छोड़ गया है, तुझे तो काम करना भी नहीं आता। मैं तुझे जिस काम की ऑफ़र कर रही हूँ, मर्द तो इस काम के मुझे पैसे देते हैं, मैं उनसे नोट भी लेती हूँ और सिगरेट का मज़ा भी, लेकिन तू तो ऐसे नज़र चुरा रहा है जैसे कोई जनानी हो। क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं? उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल चाहा कि उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दूँ, लेकिन ये मेरी माँ की दी गई तरबियत के ख़िलाफ़ था। इसलिए मैंने नफ़रत भरी निगाह उस पर डाली और उसके सामने सिगरेट और लाइटर दोनों ही काउंटर पर रख दिए। मेरी इस हरकत पर उसकी नज़रों में हैरानी नज़र आई और वो गुर्रा कर कहने लगी, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी तस्लील करने की? मेरा नाम अनीला है, अनीला।
यहाँ इस इलाके में सब लोग मुझे नीलो के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ मेरी कीमत लगती है और लोग एक रात के लाखों रुपए लुटाने को तैयार हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो तेरी इस छोटी सी दुकान को पल भर में बंद करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे अनवर का ख्याल आ जाता है जो सालों से यहाँ मेरा वफादार है। वो कुछ दिन के लिए गांव क्या गया तो तू खुद को यहाँ का मालिक समझ बैठा है। उस लड़की की बात सुनकर मैं हैरान रह गया कि उससे तो अनवर के बारे में भी सारी रिपोर्ट थी। उसके इतना कुछ कहने पर जब मैंने सिगरेट उठाकर उसके लबों पर ना लगाई तो उसने गुस्से में कोल्ड ड्रिंक की कांच वाली बोतल उठाई और ज़मीन पर दे मारी। एक अजीब सा शोर बरपा हुआ था और मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। दूर से एक आदमी भागता हुआ आया और आते ही उसने सारी बात समझ आ गई। वो कहने लगा, क्यों अपनी मौत को पुकारते हो? एक सिगरेट ही तो लगाना है। बेबी के लबों से एक सिगरेट लगा दो और लाइटर से जला दो, तुम्हारा क्या जाता है? तुम तो खुशनसीब हो जो खुद बेबी तुम्हें इस बात की इजाज़त दे रही है, वरना लोग तो बेबी की कुर्बत को तरसते हैं। अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर मैंने एक सिगरेट उठाया और उस नीलों के होठों पर लगा दिया और फिर लाइटर जलाकर अपना रुख फेर लिया, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। काश कि मैंने अनवर से कोई वादा न किया होता तो आज मुझे उस नीलों को ना भुगतना पड़ता। पता नहीं क्यों अनवर का फ़ोन भी बंद था। जाते जाते नीलों की हंसी की आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। वो शराब के नशे में चूर अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई महाज सर कर लिया हो, लेकिन मुझे उस वक्त वो दुनिया की बदबख्त लड़की लग रही थी जिसे शर्मो हया छूकर भी नहीं गुजरी थी। मैंने सोच लिया था कि आइंदा मैं उसके मुंह लगने के बजाय सीधे उसके होठों पे सिगरेट लगा दिया करूँगा, कम से कम मेरी जल्दी जान छूट जाएगी। लेकिन मुझे क्या खबर था, ये नीलो तो मेरे गले में किसी हड्डी की तरह अटक जाएगी। तीसरी रात भी कोई 3 बजे के करीब वो पैरों में घुंघरू बांधे मेरी दुकान तक चली आई। उस रात कोई गाहक उसे छोड़कर नहीं गया था, बल्कि वो अपने बंगले से निकल कर आई थी और शराब के नशे में भी नहीं थी, बल्कि होशो हवास में मालूम होती थी। उसे देखती मैंने जल्दी से सिगरेट निकाला और लाइटर तलाश करने लगा। पता नहीं मैंने लाइटर कहाँ रख दिया था। वो करीब आई और मुझे देख के मुस्कुराने लगी। मैंने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करके जैसे ही सिगरेट उसके होठों पर लगाना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, आज सिगरेट का इरादा नहीं है, आज तो नीलो तुम्हारे हाथों से पान खाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे तोते उड़ गए थे। इस 18-19 साल की लड़की ने तो मुझे नाको चने चबवा दिए थे। पता नहीं उसे मुझसे क्या दुश्मनी हो गई थी जो वो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। मैंने गुस्से में उसकी पान बनाया और काउंटर पर रखने लगा, लेकिन वो मुंह खोलकर खड़ी हो गई। मैंने बहुत मुश्किल से उसके मुंह में पान डाला तो वो फिर से हंसने लगी और जब हंस हंस कर थक गई तो कहने लगी कि चलो आज मैं तुम्हें अपना कोठा दिखाती हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। उसने बड़ी बेबाकी से मेरा बाजू पकड़ा तो मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़वा लिया और उसे धकेलते हुए कहा कि खबरदार जो आइंदा मुझे अपना गंदा हाथ लगाने की कोशिश भी की। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और तुम जैसी औरत से मुझे कोई लगाव नहीं है। मैं अनवर की जगह बहुत मजबूरी से बैठा हूँ, लेकिन जैसे ही अनवर आएगा मैं इस जगह थूकना भी पसंद नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में अजीब सी नफरत नजर आई और वह हकारत से कहने लगी, बहुत पाक बनते हो, देखती हूँ कब तक इस जगह बैठकर खुद को शरीफ साबित करते रहोगे। ये जगह ऐसी ही है जहाँ शरीफ लोग आते हैं, लेकिन यहाँ आते ही अपनी शराफत का लिबादा उतार देते हैं और अपने नोटों से हमारा वजूद खरीद कर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। मेरी जवानी और मेरे हुस्न के आगे आज तो कोई मर्द ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। देखती हूँ तुम कब तक अपने नफ्स पर काबू रख सकोगे। वो खुल्लम खुल्ला मुझे चैलेंज कर रही थी कि वो मेरे दामन को दागदार करके रहेगी, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था। एक क्या अगर 1000 नीलो भी आकर मेरे आगे खड़े हो जाती तब भी मैं अपनी ईमान से पीछे नहीं हट सकता था। वो रात भी गुजर गई और अगली सुबह मैंने जैसे ही अनवर को फ़ोन लगाया तो अनवर ने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने उसे कहा कि फ़ौरन वापस चले आओ, पता नहीं तो मुझे किस जहन्नुम में छोड़ गए हो। वहाँ एक पल सांस लेना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर तुम लौट कर ना आए तो मैं दुकान बंद कर दूँगा। मेरी बात सुनकर अनवर ज़ारों कतार होते हुए कहने लगा, देख फ़हीम, मुझ पर ऐसा जुल्म ना करना। मुझे वापस आकर कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाऊँगा। मेरी बहन वैसे ही ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में झूल रही है
और मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। तू जानता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। शहर में तेरे अलावा मुझे किसी का आसरा भी नहीं है, मैं जानता हूँ। मैंने तुझे बिना बताए एक ऐसी जगह छोड़ दिया जो तुझ जैसे शरीफ बंदे के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। लेकिन ये सोचकर मेरी जगह कुछ दिन बैठ जा कि इस तरह तो मेरे और मेरे घर वालों की मुश्किलात में कुछ आसानी का सबब बन जाएगा। अनवर के आंसुओं और उसकी लरसती कांपती आवाज़ ने मुझे खामोश होने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अनवर से कहा, ठीक है, फिर जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करना। मैं कुछ दिन और दुकान संभाल लूँगा। मैं हमेशा से ही बहुत नेक दिल और खुदा तर्स था और ये बात अक्सर मेरे लिए मुश्किलात का बायस बन जाती थी। मेरे बहुत से दोस्त मुझे किसी तरह किसी न किसी मामले में उलझा दिया करते थे और जब अनवर ने मुझे बताया था कि उसे अपने घर गांव जाना है क्योंकि उसकी बहन की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और वो आखिरी दिन अपने घर वालों और अनवर के साथ गुजारना चाहती है, तो ये सुनकर मेरा दिल नर्म हो गया था। मैंने सोचा कि मैं भी आजकल फारिग हूँ, सारा दिन नौकरी के लिए मारा मारा फिरता हूँ, मुझे नौकरी मिलकर नहीं दे रही थी, तो फिर अनवर की जगह कुछ रातें दुकान पर बैठने में क्या बुराई है। शायद मेरी इस नेकी के बदले में मुझे नौकरी मिल जाती और मेरे मसले भी हल हो जाते। यही सोचकर मैंने हामी भर ली और अनवर से दुकान की चाबी ले ली। लेकिन ये नेकी तो मेरे गले में अटक गई थी। मुझे दुकान पर जाते हुए 10 दिन होने वाले थे और इन 10 दिनों में नीलो हर रात ही दुकान पर आकर कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देती। खासकर जब से मैंने उसका हाथ हटाकर उसे धुतकारा था, उस दिन से वो मेरी दुश्मन बन गई थी। उससे अपनी खूबसूरती, अपने हुस्न पर बड़ा नाज था और ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो सकी थी कि मैंने उस खूबसूरती को नफरत की निगाह से देखा है। 11वीं रात जब मैंने दुकान खोली तो रात के 3 बजे के करीब नीलो एक बड़ी सी काली गाड़ी से उतरी। गाड़ी से उतरते ही उसने एक लात गाड़ी के दरवाजे को मारी और गाड़ी में बैठे शख्स को फहश गालियां देने लगी। मैं मर्द होने के बावजूद भी अपने कानों में हाथ रखने पर मजबूर हो गया था और वो औरत होकर भी अपनी ज़बान को काबू नहीं कर रही थी। पता नहीं किस बात पर उसका झगड़ा हुआ था, शायद पैसों को लेकर कोई मामला था या कुछ और, मुझे इल्म नहीं था। नीलो गुस्से से मेरी दुकान की तरफ बढ़ी तो मेरी जान निकल गई। मुझे मालूम था कि अब उसका सारा अताब मुझ पर निकलेगा। वो दुकान के काउंटर पर पहुंची और मुझे सर से पांव तक देखते हुए कहने लगी, 2 कोल्ड ड्रिंक खोल दो। मैंने बिना कोई सवाल किए उसके आगे 2 कोल्ड ड्रिंक्स खोल कर रख दी तो उसने मुझसे सिगरेट तलब की। मैंने जल्दी से पीछे शोकेस में रखे महंगे वाले सिगरेट निकाल कर काउंटर पर रख दिए। उसने एक बोतल मेरी तरफ बढ़ाई, कहने लगी, ये ले मेरी तरफ से इनाम के तौर पर पी ले। मैंने झिझकते हुए पूछा कि कैसा इनाम? तो वो कहने लगी, पहले पी ले, फिर तुझे इस इनाम की वजह भी बता दूंगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले जो गुस्से में गंदी गंदी गालियां दे रही थी उसका मिजाज इतनी जल्दी कैसे बदल गया, जबकि मैंने आज तक उसको इतने नरम लहजे में बात करते नहीं देखा था। मैंने उसकी दी हुई कोल्ड ड्रिंक ख़त्म की और उसकी थोड़ी सी देर में ही मुझे कुछ होश ना रहा। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों पैरों में जान न रही हो। मेरी हालत देख के वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर किसी जुनूनी इंसान की तरह दुकान में दाखिल होकर उसने कुछ ही लम्हों में मेरे वजूद को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। उसे तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि रात के इस पहर अगर कोई इस तरफ चला आता तो हम दोनों को इस हालत में देख लेता। 1 घंटे तक वो मेरे बेजान वजूद को अपने जज्बात की शिद्दत का निशाना बनाती रही और घंटे बाद जब मेरे हाथों पैरों में कुछ जान आई और मैंने उसे धकेला तो वो हंसते ही उठ गई, कहने लगी, ले मैंने आज तेरी पाक दामनी को पूरी तरह दागदार कर दिया। अब तो दुनिया को क्या बताएगा कि मैंने किस तरह आधी रात को तेरी इज्जत पर हमला किया है। बहुत मान था ना तुझे अपनी शराफत का, अपनी पाकीज़गी का, आज वो मान मिट्टी हो गया है। उसकी बात पर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं वाकई एक शरीफ आदमी था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई औरत मेरे साथ इस तरह की हरकत करेगी। मैं तो शोर भी नहीं मचा सका था कि नीलो के पास खोने को इज्जत नहीं थी और मेरी सारी जिंदगी की इज्जत खाक हो चुकी थी। नीलो हंसती हुई दुकान से निकली और अपने बंगले की जानिब बढ़ने लगी कि जब वही काली गाड़ी इलाके में दाखिल हुई और तेज़ी से नीलो की तरफ बढ़ी। नीलो को संभलने का मौका भी न मिला और उसकी चीखों से सारा इलाका गूंज उठा। वो गाड़ी नीलो को कुचलती हुई फरार हो गई थी। इधर उधर से तेज़ी से लोग निकले और नीलो के गिर्द जमा हो गए।
उसको अस्पताल ले जाया गया। मैं भूल चुका था कि कुछ देर पहले उसने मेरे साथ क्या किया है। उसकी हालत ने मेरी बोलती बंद कर दी थी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था उसे शायद उसकी सज़ा मिल गई थी। अगली रात जब मैं इलाके में पहुंचा तो मुझे पता चला कि नीलू की दोनों टांगें ज़ाया हो चुकी हैं और उसका चेहरा भी बहुत ख़राब हो गया है और उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा है। नीलू की उस काली गाड़ी वाले से खूब लड़ाई हुई थी क्योंकि गाड़ी वाले की बीवी ने नीलू को अपने शौहर के साथ देख लिया था और उसे बहुत बुरा भला कहा था। इसलिए वो आज नीलू को वापस छोड़ने के लिए आया था। लेकिन नीलू ने उसे खूब गालियां दी और धमकाया कि वो उसकी बीवी को माजी की भी सारी कहानियां सुनाएगी अगर वो नीलू को 2 लाख रुपये अदा नहीं करेगा। उस वक्त वो गाड़ी वाला लौट गया, लेकिन घंटे बाद वो इंतकाम की आग में जलता हुआ वापस लौटा और उसने नीलू को अपने इंतकाम का निशाना बना दिया। 10 दिन ऐसे ही गुजर गए और अनवर वापस आ गया। मेरा दुकान का आखिरी दिन था। अनवर दुकान आ चुका था और मैं चाबियाँ उसके हवाले करके निकल रहा था जब ही एम्बुलेंस आकर रुकी। नीलू को एम्बुलेंस से उतारा जाने लगा। जैसे ही नीलू की नज़र मुझ पर पड़ी, मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं जान गया था कि वो मुझसे माफ़ी चाहती है। मैंने मुस्कुराकर उसके माथे पे हाथ रखा और मेरे बेकरार वजूद को करार आ गया। मेरी इज्जत पर ज़रूर दाग लगा था, लेकिन इस बात का किसी को इल्म नहीं था। नीलू को अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी और अनवर की मदद करके मैं भी ज़िंदगी में आगे निकल आया था। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मर्द की आंखों में हया हो तो कोई औरत चाहकर भी उसे राहबरवी का शिकार नहीं कर सकती। और अनीला जैसी औरतें जब ज़बरदस्ती ऐसा कुछ करती हैं तो उनका अंजाम भी बहुत भयानक ही होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।